नून स्टूडेंट, आज हम लोग इसके पूरे लाइन को अच्छे से समझेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियस क्या है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले है, आप इस डायग्राम को देखिए। ये जो डायग्राम में जो आपका स्काई ब्लू कलर से पूरा स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, जिसका कोई शेप नहीं दिख रहा है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? डायग्राम से समझ में आ गया? तो ये कहाँ पे है आपको, आप देखिए येलो कलर जो है आपका न्यूक्लियस है और लास्ट में है आपका जो आउटर लाइनिंग है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपका ब्लू टाइप के सब्सटेंस जो है दिख रहा है, ये आपके क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो आप कह सकते हो ना, द पार्ट ऑफ सेल which occur between plasma membrane and nucleus envelope is called cytoplasm. तो what is cytoplasm? तो क्या है, जो fluid like substance present between nucleus and plasma membrane is called cytoplasm. Clear? दूसरा पॉइंट है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। तो यहाँ पे वर्ड्स जो है एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब आप कह सकते हो कि जेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर्स है। और दूसरा वर्ड्स आपका है एक्वस। एक्वस वर्ड उपयोग कर रहा है, इट मीन्स यहाँ जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या है आपका, वाटर है। तो इट मीन्स वाटर में कुछ सब्सटेंस जो होंगे प्रेजेंट होंगे, तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। और इसको एक वर्ड हम दे सकते हैं, साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या हो गया, आप नीचे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिखा है सेकेंड पॉइंट, chemically cytoplasm contain about 90% वाटर। आप कह सकते हो कि चूँकि एक्वस वर्ड्स जो है वो आपका उपयोग हुआ है, क्यों वर्ड हुआ है कि इसमें जो है लगभग 90% जो है, 90% जो है आपका क्या कंटेन है, वाटर कंटेन है। ठीक है, अ ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जेली लाइक सब्सटेंस। तो जेली लाइक के फॉर्म में आपका क्या क्या प्रेजेंट हो गया, आपका 7% प्रोटीन है, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड है, 1% आपका इनऑर्गेनिक मिनरल्स है, मिनरल है, विटामिन है। तो ये सारे क्या है उसमें डिजॉल्व स्टेट में है। ठीक है, एक जेल लाइक सब्सटेंस की तरह प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम साइटोप्लाज्म को क्या कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या है आपका एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको हम कह रहे हैं साइटोसोल, containing variety of cell organelles and other inclusion such as insoluble waste and storage product. साइटोप्लाज्म में आपका एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पाई गई, 90% वाटर है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। देखिए सेल ऑर्गेनल्स वैरायटी, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारा कहाँ प्रेजेंट है, आपका साइटोप्लाज्म में। तो इन माय ओपिनियन आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। पहले पॉइंट से आपका आंसर बनता है, अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो आप बता देंगे द पार्ट ऑफ सेल या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एनवेलप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस को हम वर्ड उपयोग कर सकते हैं ना, साइटोसोल। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको वाटर 90 एक्वस वर्ड फॉर वाटर, मतलब एज ए सॉल्वेंट है ये, इसमें वाटर का उपयोग हुआ, तो 90% वाटर है। और ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जेली लाइक, जेली लाइक में आपका क्या क्या फॉर्म है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, इसके अलावा जो है आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे प्रेजेंट है। एंड अदर इंक्लूजन, इस सेल ऑर्गेनल्स के अलावा कुछ इनसॉल्युबल वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, और स्टोरेज प्रोडक्ट आपका स्टार्च और लिपिड भी रहता है। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म में भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये आपका बीच में सर्कल जो पर्पल, डार्क पर्पल जो आपको दिख रहा है, वो आपका न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और एक आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, और जो लाइट पर्पल पूरे में स्कैटर्ड है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस जो है,
आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो बाहर में आपको स्काई ब्लू कलर से एक पूरे सर्किल्स बने हुए हैं, बीच बीच में आपके क्या है, पोर प्रेजेंट है, उस पोर को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और जो ये मेम्ब्रेन आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन जो बना है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने आपको पहले समझा दिया था ड्रॉ करके, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू लें। न्यूक्लियोलस क्या हो गया आपका, स्फेरिकल, कह सकते हो ये क्या है आपका, स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस एंड डबल लेयर मेम्ब्रेन, या कह सकते हो न्यूक्लियस कवर्ड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन विच इज नोन एज न्यूक्लियर membrane. Thread like structures present inside nucleus is called chromatin, and a fluid like substance present in nucleus is called nucleoplasm, and the gap between nuclear membrane is called nucleopore. तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब आइए आप इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल में देखिए, न्यूक्लियस इज अ मेजर, मतलब न्यूक्लियस जो है ज़्यादा पार्ट जो है वो सेल का कवर करता है ना, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज अ मेजर सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट। न्यूक्लियस क्या है, थोड़ा बड़ा है, और ये कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है, इसका शेप क्या है, स्फेरिकल है। तो आप कह सकते हो न्यूक्लियस इज अ मेजर सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है। इट इज़ द सेंटर, ये कहाँ पे है, सेंटर में है। ये सेंटर होता है, सेंटर मतलब कि जितने भी सेल की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे जिसका जो जो काम है, ये सारे चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो आप बोल सकते हो इट इज़ द सेंटर फ्रॉम वेयर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल। किस समय किसको क्या सिंथेसिस कराना है, किसको क्या डाइजेस्ट करना है, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, आपका न्यूक्लियस। थर्ड है, इसी में कह सकते हो इट इज़ द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल इन द सेल। सेल में जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल का कैरियर होता है। हेरिडिटरी मटेरियल क्या हुआ कि जैसे आप अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं तो वो क्या है, वो है आपका हेरिडिटरी कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में भी आपका न्यूक्लियस हेल्पफुल होता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या है, इट इज़ द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल इन द सेल। नीचे हम अभी पढ़ेंगे कैसे ये हेरिडिटरी मटेरियल एक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है, आपको हमने अभी बताया इट इज़ बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियोलस जो है वो बाउंडेड है, घिरा हुआ है दो मेम्ब्रेन से, डबल लेयर मेम्ब्रेन से, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया आपका, डबल लेयर मेम्बर, कह सकते हो डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड, किसको बाउंड करा, न्यूक्लियस को करा, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। ये न्यूक्लियर इन्वेलप में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जो कि हमने आपको समझाया। तो न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मेनी पोर नोन एज न्यूक्लियर पोर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो है इनक्लोजेज है, घिरा हुआ है लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस से, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर। ये जो न्यूक्लियर पोर है, जो कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे पोर है उसको हम न्यूक्लियर पोर करें। इस पोर का काम क्या है, तो जो भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करना, जैसे कि आपको आगे पढ़ोगे तो न्यूक्लियस का काम है, न्यूक्लियोलस का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, राइबोसोम की सिंथेसिस करना। तो ये जैसा राइबोसोम है तो उसको क्या किया, ट्रांसफ़र किया। तो ये ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, इसी पोर से होता है। तो न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, न्यूक्लियर पोर allow transfer of material between the nucleoplasm and cytoplasm। ये क्या करता है, न्यूक्लियर पोर से अलाउ करता है कोई भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए, किसके किस भी बीच में, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से आपका साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म से आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में गया। तो ये पोर के थ्रू सामान क्या होते हैं, मटेरियल क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। Within nucleoplasm are embedded two type of nuclear structure। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दो टाइप के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखे, एक है आपका न्यूक्लियोलस जो स्फेरिकल शेप है, और दूसरा है आपका क्रोमैटिन मटेरियल, जो आपको क्रोमैटिन दिखाए थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर,
तो ये 2 टाइप के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? अब एक एक करके डिटेल पढ़ें। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या हो गया? न्यूक्लियोलस जो होता है वो नंबर में 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस जो है वो किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियोलस में बी 1 और मोर इन नंबर एंड इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड घिरा नहीं रहता है। न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या क्या कंटेन है? ये डीएनए इसमें कंटेन है, आरएनए है और प्रोटीन है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि न्यूक्लियोलस में क्या डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियोलस में। इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलस क्या काम किया है? राइबोसोम को बनाने का, सिंथेसिस करने का, ठीक है। तो इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। जो राइबोसोम जो बनता है वो कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, व्हाई न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम? तो बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, सो न्यूक्लियोलस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आइए आपका क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या हुआ? आपको क्रोमैटिन बताया। क्रोमैटिन एक थिन थ्रेड लाइक इंटरमिंगल मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल एंड कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए एंड प्रोटीन। हमने आपको क्रोमैटिन का शॉर्ट वीडियो भेजा था जिसमें आपको बताए थे कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इंटरमिंगल मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। इंटरमिंगल मास ऑफ क्रोमोसोम, इंटरमिंगल का मतलब होता है मिक्स अमाउंट में आपका क्रोमोसोम के मटेरियल। जैसा कि सपोज करो अब चाउमीन तो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है, तो उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सपोज कीजिए और वो जिस वे में रहता है, मिक्स वे में रहता है, उसी को हम इंटरमिंगल मास कह सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ आपका वो क्रोमैटिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्रोमैटिन इज अ थिन थ्रेड लाइक इंटरमिंगल मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल एंड कंपोज्ड ऑफ, और वो क्रोमैटिन किसका बना था? आपको पढ़ाया है छोटा सा वीडियो दे करके, ड्रॉ करके, डीएनए से और प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान रखिएगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्रोमैटिन किसका बना है? आपका डीएनए और प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन है यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन। सेकेंड पॉइंट है डीएनए स्टोर्स all the information necessary for cell to function, to grow and to reproduce for the cell of the next generation। डीएनए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, किस कब को क्या रिप्रोड्यूस करना है, क्या फंक्शन करना है ग्रो के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डीएनए। क्लियर? क्रोमैटिन इज, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में ये जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिन है, ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर के किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है उस समय ये क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम फॉर्म हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हो द क्रोमैटिन इज कंडेंस इनटू 2 or more thick ribbon like chromosome during division of cell। Clear? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन किसको कहते हैं? तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट हो, फंक्शनल सेगमेंट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जैसे आपका कलर कॉम्प्लेक्शन, मान लीजिए अगर फेयर है तो फेयर कॉम्प्लेक्शन आपका पेरेंट से आया है, तो वो सेगमेंट क्या हो गया? आपका कलर को डिनोट करता है, और वो फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का, उसी को हम लोग जीन कहते हैं। तो जीन क्या होता है? एक कह सकते हो कि फंक्शनल यूनिट है। क्रोमोसोम का जो है फंक्शनल यूनिट है, या कह सकते हो फंक्शनल सेगमेंट है। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम लोग जीन कहते हैं। जीन क्या करता है? हमने आपको बताया, जीन कैरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन को बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो कौन करता है? जीन। हम लोग सभी जीव जंतु
में डीएनए प्रेजेंट होता है, फिर भी हम अलग लगते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग अलग लगते हैं, मंकी अलग रहते हैं, डॉग अलग लगते हैं देखने में, जबकि डीएनए क्या है, सब में प्रेजेंट है। तो फिर क्या कारण है कि हम एक दूसरे से भिन्न लगते हैं? तो ये मेनली आपका प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जीन कैरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विच इन टर्न कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। तो वो जो भी कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है वो सारा कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है। सिंस जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम, जीन कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोजोम में। एंड क्रोमोजोम जो है आपको पता होना चाहिए कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, इसीलिए इसको हम लोग हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं। तो आप कह सकते हो सिंस जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम एंड क्रोमोजोम पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट थ्रू जीन आर कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट। क्लियर? तो जीन को हम लोग हेरिडिटरी यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीन जो है वो आपका क्रोमोजोम जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, किसके थ्रू? जीन के थ्रू, इसलिए हम इसको हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं। तो इतना में आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस का फंक्शंस देखिए, पहला पॉइंट, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। यदि न्यूक्लियस रिमूव हो जाए सेल से तो जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? जो आपका साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को कंबाइंड वे में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और जब सूख हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो सेल डाई हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव फ्रॉम द सेल, द प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली ड्राई अप एंड डाई। सेकेंड फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस का? ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। सेल साइकिल को रेगुलेट मतलब सेल साइकिल आप पढ़ोगे माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें आपका पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर जो है आपका सेल डिवाइड हुआ। तो ये पूरी साइकिल को भी रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन which are concerned with development and manifestation of all body character। ये क्या होता है? न्यूक्लियस जो है स्टोर हाउस ऑफ जीन है, क्योंकि वहीं पे क्रोमोजोम प्रेजेंट है और क्रोमोजोम का फंक्शनल जो है वो बना रहता है डीएनए और प्रोटीन से, और उसमें आपका एक फंक्शनल यूनिट्स होता है डीएनए में जिसको हम जीन कहते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस क्या है? स्टोर हाउस ऑफ जीन, जो कि आपको कौन सा बॉडी कैरेक्टर होगा भाई, लंबा होगा, छोटा होगा, गोरा होगा, काला होगा, ये सारे बॉडी कैरेक्टर्स और डेवलपमेंट जो है वो सारा कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग इसको स्टोर हाउस ऑफ जीन भी कहते हैं। न्यूक्लियस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है उसका काम क्या है? इट इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए। तो न्यूक्लियस और किसके लिए हेल्पफुल हो गया? तो न्यूक्लियस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसका दो न्यूक्लियस का और फंक्शन क्या हुआ? चूँकि इसमें जीन प्रेजेंट है, जीन क्या होता है? कैरेक्टर जो है वो जीन आपका प्रेजेंट होता है और क्रोमोजोम है आपका वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। इट मीन्स कैरेक्टर क्या हो रहा है? आपका ट्रांसफ़र होता है। ये भी आपका फंक्शन है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। Okay, thank you. Jai Narayan to all of you.